बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद हूँ। कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त तो नहीं है, लेकिन एक सियासी लतीफ़ा ज़रूर हुआ। परवेज़ खटक साहब ने एक नई सियासी पार्टी बना ली है। कल तक उनका फरमान ये था कि या वो पार्टी बनाएंगे या वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, मगर अब जब पार्टी का ऐलान किया तो ये इरशाद फरमाया कि पीटीआई का ख़ात्मा हो गया है। ख़ात्मा कैसे हो गया है? उन्होंने कहा कि मुझे 57 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है, मगर इन 57 अरकान असम्बली में से 2 ने तो फ़ौरन ही तरदीद कर दी, 3 ने तरदीद कर दी। मुश्ताक अली ने कहा मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, और शाम इनामुल्लाह ने कहा कि मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। एक और साहब ने भी तरदीद कर दी। इन साबिक़ अरकान असम्बली की ज़ियारत की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3 टेलीविज़न चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ परेशान बैठे हैं, उनके कैमरे छीन लिए गए हैं, उनके मोबाइल ले लिए गए हैं और मिन्नत समाजत कर रहे हैं, इसलिए कि शादी हाल में होने वाली इस तकरीब का इंतज़ाम परवेज़ खटक साहब के हाथ में नहीं था, कुछ और लोगों के हाथ में था। वो लोग जो ये बात नहीं जानते कि अगर एक सियासी पार्टी पहले दिन ही से मीडिया पे यलगार कर दे तो उसका अंजाम क्या होगा। परवेज़ खटक कितनी से सीटें ले सकते हैं ये तो अभी पता चलेगा उनकी सरगर्मियों से, कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह बताशे की तरह बैठ जाती है या कुछ कारकर्दगी दिखा सकती है। ये मालूम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि किस पार्टी के कितने वोट हैं। कैमरा लेकर बाज़ार में जाइए और शहरियों से पूछ लीजिए। पिछले दिनों जो सर्वे हुए, 14 सर्वे हुए हैं, उसमें सरकारी एहतमाम से होने वाले सर्वे भी शामिल हैं। उन सब का हासिल ये है कि पीटीआई की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, बाज़ इलाकों में इजाफा हो गया है। इलेक्टेबल्स अलबत्ता बहुत से उसे छोड़ गए हैं, इतने नहीं छोड़ गए वैसे जितना। मैं अभी एक खबरें सुन रहा था तो उसमें वो खबर ये थी कि आखिरी किला भी मुनहदम हो गया। सवाल ये है कि किसी पार्टी की मकबूलियत किस तरह जांची जाती है। अगर तो वोटरों की हमायत से जांची जाती है तो 13-14 पार्टी का अब यही शामिल हो गई। एक नई पार्टियाँ 2 बन गई तो 15 पार्टियाँ हैं। इन 15 पार्टियों के मजमूई वोट 20-25% से ज़्यादा नहीं है, 30% हो सकते हैं, मगर तनहा तहरीक इंसाफ के वोट 70% हैं और वोटर तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा जा सकता है जिसमें एक शख्स शदीद गुस्से में ये कह रहा है कि वोट तो इमरान खान के सिवा हम अपने बाप को भी नहीं देंगे। तो कुछ इस तरह की रोज़ खबरें आती हैं कि एक रिक्शा वाला ने झंडा लगा रखा था तो एक आदमी ने उसे रोका और उसे कुछ इनाम दिया। फिर इस तरह की खबरें आती हैं कि असद उमर साहब जो हैं, जब उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया तो उनका साहबजादा भिन्नाकर उठा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे राज़ी किया कि कहीं कोई सोशल मीडिया पे मोहतरमा शीरी मज़ारी की साहबजादी की तरह सोशल मीडिया पे कुछ अपना लिख ही ना डाले, कुछ कह ही ना दे। मेरा ख़्याल अब भी यही है कि इस इतने बखेड़े हैं कि उसकी बजाय इमरान खान से मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा आसान होंगे। इसलिए कि देखिए, हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे नवाज़ शरीफ साहब। हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं कि 70% के 70% लोग बददिल लोग के घरों में बैठ जाएंगे जो पीटीआई के हामी हैं। तो सदारत का क्या होगा? चलिए पंजाब भी उन्हें मिल जाएगा। अव्वल तो ये मुश्किल है, इलेक्शन में कामयाबी वोटों से होती है। फ़र्ज़ कर लीजिए सदारत का क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान भी उम्मीदवार हैं और जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं। अब जरदारी साहब के बारे में फ़ैसला करने वालों में बहस ये हो रही है कि ये तो बीमार आदमी हैं, ये रोज़ दुबई चले जाया करेंगे इलाज कराने के लिए, लंदन चले जाएंगे। ख़ुद नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि 122 दौरे 3.5 साल में उन्होंने किए थे, इनका कारोबार तो लंदन में है, उसकी बजाय शहबाज शरीफ बेहतर हैं। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कैसे बनने देंगे? आज मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब से रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये बंदर बांट कोई सहल नहीं है। मईशत की सूरत हाल ये है
کہ چینی کی قیمت 150 روپے ہو گئی، کیونکہ شوگر مافیا کو آسودہ رکھنے کے لیے اسے 2 لاکھ ٹن سے زیادہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ گندم کی قیمت 3900 روپے تھی، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کرے 4000 روپے تھی، اس لیے کہ اس سال پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد گندم افغانستان سے سمگل نہیں ہوئی۔ پاکستان میں قیمت 4000 روپے تھی، جو اب 3900 یا 4000 تھی، جو 4200 روپے ہو گئی ہے، مگر آٹا تو بک رہا ہے 5600 روپے من کے حساب سے۔ اب یہ اپنا اتنے اخراجات کیسے آ رہے ہیں، یہ قابل فہم ہے۔ جب حکومت کی گرفت نہیں ہوتی تو مافیات منمانی کرتی ہیں اور انہیں روکا بھی نہیں جا سکتا، جرائم کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کتنی ناانصافی کریں گے کہ معاشرہ اس کی تاب لا سکے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے، EVM مشین استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال میں جو لگ بھگ 1 کروڑ ووٹر بنے ہیں، انہیں ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو آپ کس کس کو روکیں گے؟ تو اس کے مقابلے پھر یہ ہے، ایک سوال یہ زیر بحث ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو مفاہمت بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا۔ عمران خان تو پھر بھی 3-3.5 سال نے بھاگ گئے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ تو راحیل شریف بھی 3 مہینے سے زیادہ نبھا نہ کر سکے، اور جنرل باجوہ بھی 3 مہینے سے زیادہ نبھا نہ کر سکے۔ تو بہت سی چیزیں زیر بحث ہیں، اور اس میں الیکشن کا التوا بھی زیر بحث ہے کہ چیزیں جب تک سیٹل نہیں ہو جاتی۔ خالد مقبول صدیقی نے مثلا کہہ دیا کہ پرانی مردم شماری قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے۔ تو اس کی بجائے آسان نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مفاہمت کر لی جائے، اور میرا خیال ہے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ مفاہمت، جس کا وہ بار بار اشارہ دے چکا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور زور زبردستی ایک حکومت بنا لی جائے گی، تو حکومت چلے گی کب تک اور کیا نتائج وہ پیدا کرے گی؟ اس لیے کہ ہر ایک کو حصہ چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے صاحبزادے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور زرداری صاحب چاہتے ہیں ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے، تو یہ مجھے تو یہ کام چلتا نظر نہیں آتا۔ جیسے جیسے یعنی یہ خبریں چھن چھن کر باہر آئیں گی تو کچھ اور اطلاعات ملیں گی، تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔